हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि जो आपने एमटीए का भी यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जो डीयू, जेएनयू और आपका बीएचयू और बीबीयू के लिए हुआ था, 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसका रिजल्ट आ चुका है। स्कोर कार्ड आप सभी के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा आप लोगों के पास नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रपोज़ल तैयार करें, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ये जो सारी बातें हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी आपको काम की लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट हो, अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, आपको चाहिए, आप मुझे वीडियो के एंड में बताएं, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका है और स्कोर कार्ड में जो आपके मार्क्स हैं वो कितने आए हैं उसके ऊपर आपका इंटरव्यू डिपेंड करेगा। सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 यूनिवर्सिटी है हमारे पास, डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड आपका बीबीएयू। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अब क्या है कि जो ये आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, इस स्कोर कार्ड के बिहाव पर ये क्या है, आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया। डजेंट मैटर आपके कितने मार्क्स हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन जो ये कहती है कि 50% से अगर 60% के बीच है या इससे ऊपर मार्क्स है, मतलब मिनिमम में 50% तो मार्क्स की चलती हूँ, 50% मार्क्स को एवरेज मार्क्स कहा जाता है। इसलिए एवरेज तो एस्लिट होना ही चाहिए क्योंकि ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। लेकिन जिनके 50% से नीचे हैं वो लोग एकदम होपलेस नहीं हो कि नहीं मैम ने कह दिया तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन सीट, है ना। आपने किस सब्जेक्ट से दिया है, उस सब्जेक्ट में सीट कितनी है। मान लीजिए आपका स्कोर सिर्फ 40% है और आप जिन बच्चों ने दिया है उनका स्कोर 35% ही है और सीट बहुत ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा। अब आपका सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चों का 50% से ऊपर है तो हो सकता है आपका 60% पे हो, 70% पे हो, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि स्कोर कार्ड आपके पास है। अब आपको क्या करना होगा, इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा इन सभी यूनिवर्सिटी में पीएचडी। इनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। samarth.ac.in इसका साइट है, वहाँ पे जाइए, नीचे देखिएगा सबका लिंक दिया हुआ है। उन सभी लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्कोर कार्ड आ गया है। अब इस स्कोर कार्ड के आधार पर हमें क्या क्या करना है और क्या क्या होगा उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग क्राइटेरिया है ना। किसी का कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा इसमें ऐसा ही होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जेएनयू की। जेएनयू में क्या है कि आपके जो स्कोर कार्ड है उसका 70% मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स हैं उसका 70% और 30% इंटरव्यू यानी कि एक इंटरव्यू होगा। कैसे होगा, क्या लेके जाना है, मैं सब बताऊंगी। तो 70% वेटेज किसको दिया है, आपके मार्क्स को जो आपके रिटन टेस्ट में आए हैं, और 30% जो वेटेज दिया है वो दिया है आपके इंटरव्यू के मार्क्स को। अब एक सीट है, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में एक सीट है, या आपके सब्जेक्ट में मान लेते हैं 10 सीट तो होंगी ही कम से कम। आपका सब्जेक्ट है उसमें कम से कम मिनिमम 10 सीटें होंगी। तो 10 सीट पे ये 80 स्टूडेंट को कॉल करेंगे। कितने स्टूडेंट को बुलाएंगे, 80 स्टूडेंट को। 5 सीट है तो 50 स्टूडेंट को। और इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का जो सिलेक्शन है वो आपको पता है 50,000 लगभग उन्होंने पेपर दिया है और 35,000 लगभग पास हुए हैं। तो सॉरी 50,000 ने फॉर्म फिल किया है और यहाँ पर जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो 35,000 बच्चे अपीयर हुए हैं। और सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो 100 से ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। तो 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर 100 सब्जेक्ट के लिए लगभग 35,000 मान लीजिए 40,000 स्टूडेंट हैं। तो ये जो 40,000 स्टूडेंट हैं वो कितने के लिए हैं, 100 सब्जेक्ट के लिए हैं। तो इस डिपेंड कि किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 50% से 60% के बीच वालों को 100% बुला ही लिया जाएगा।
ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, कुछ सब्जेक्ट में कम वालों को भी बुला सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन टोटली कितनी सीट्स हैं आपके सब्जेक्ट में और कितने लोगों ने उस सब्जेक्ट में फॉर्म भरा। तो जेएनयू में क्या होगा, यहाँ पर 70% जो वेटेज है वो आपको हमने दे दिया, किसके लिए, मार्क्स के लिए, और 30% वेटेज है यहाँ पर आपका जो इस इंटरव्यू होगा उसके लिए। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ पे बुलाए जाएंगे वो भी कैटेगरी बाय डिवाइड, कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में इतने बुलाए जाएंगे, एससी कैटेगरी में इतने बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही जेएनयू की वेबसाइट पर जाके, किस पर, जेएनयू की वेबसाइट पे जाकर आपको क्या गाइडलाइन है रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने की, यानी कि आप रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च करने के लिए आप यूनिवर्सिटी को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ ये रिसर्च प्रपोजल तैयार करके ले जाना चाहिए। मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप हायर में जाना चाहते हैं और आपका ये सपना है कि मैं पीएचडी करूं, तो एक रिसर्च प्रपोजल जरूर बना लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। और दिमाग में ये बहुत बड़ा टेंशन है कि रिसर्च प्रपोजल नहीं है मेरे पास, वो टेंशन भी खत्म हो जाएगा। एक बार बना के रख दीजिए साइड से, थोड़ा थोड़ा 10-10 लाइन, कोशिश करिए कि 10 लाइन मुझे डेली अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखनी है। पहले हाथ से लिख लो, फिर उसको बाद में जाके अपना टाइप करा लो। 10 बार खुद पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती नहीं है, ये खुद से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही हमको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है। लेकिन एक कॉमन फॉर्मेट भी है, चाहे आप यूएसए क्यों नहीं चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, एक कॉमन चीज़ तो सब में ही है। जैसे रिसर्च का टॉपिक सब में लिखना है, इंट्रोडक्शन सब में लिखना है, डेटा कलेक्शन कैसे किया है सबको बताना है, डेटा को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं सबको बताना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है, हाइपोथेसिस हो गया, सैंपलिंग हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कुछ बातें बिल्कुल कॉमन है जो सबको करनी ही करनी है। तो आप कॉमन चीज़ों के ऊपर अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिएगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पे बात करी थी कि जेएनयू में क्या होगा कि 70% और 30% का यहाँ पर रेशियो होगा, और उस रेशियो के आधार पर ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। अब इसमें जैसे जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल की सीट पर थोड़ी ज़्यादा मारा मारी होती है। तो यहाँ पर एक सीट पे पता चला फाइटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, एससी एसटी में फाइटिंग थोड़ी कम हो जाती है, ओबीसी में भी लगभग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो फाइटिंग है वो लगभग इक्वल होती है। यहाँ पे थोड़ी सी में लोग फाइटिंग, मतलब कम बच्चे एससी एसटी के जो हैं वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की जो फाइटिंग है वो कम है। जनरल में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारी कास्ट आती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फाइटिंग ज़्यादा होती है। अब देखिए बीएचयू में क्या होगा, बीएचयू का अपना एक अलग तरीका है। एक आपका जो स्कोर कार्ड है वो, इंटरव्यू है वो, और प्लस आपका जो एकेडमिक है, यानी कि आपने यहाँ पर कितने मार्क्स आपके 12th में आए हैं, कितने 10th में आए हैं, कितने आपके बीएससी में आए हैं, बीकॉम में आए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आपका जैसे फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 नंबर दे दिया, सेकेंड डिवीज़न है तो उससे कम दे दिया, नेट जीआरएफ है तो 5 नंबर नेट के दे दिए, जीआरएफ है तो 10 नंबर दे दिया। तो यहाँ पर एकेडमिक और या जो भी आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, यूजीसी नेट पास है, जीआरएफ है ऑलरेडी, यानी इस आधार पे भी आपको मार्किंग मिलेगी, यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाती है। तो ये सब जगह क्या है गाइस, बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए इसको लेकर हमें टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरीके से क्या होगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि हम बनाएंगे इसके लिए एक रिसर्च प्रपोजल, और रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाते हैं इस पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने लिया है वो डीयू का ही शायद गाइडलाइन का लिया है, कि डीयू की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कैसा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। नहीं, ये किसी और का आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी है इस वक्त। मैंने आपके लिए यहाँ पे कई सारे रिसर्च प्रपोजल इकट्ठे कर लिए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो मैं क्या करूँगी कि ये जो सारे रिसर्च प्रपोजल हैं वो आपको मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं इनको भेज दूँगी। वो भी मैं आपको यहीं पे लिंक दे देती हूँ ताकि आप इसे टेलीग्राम से जाके
आराम से डाउनलोड कर सकें और इसको देख सकें। टेलीग्राम पे मैं आपको इसको सेंड करूँगी PDF को, रिसर्च प्रपोजल को, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, साथ में इसको कैसे बनाते हैं उसका गाइडलाइन भी। सो आपको करना उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको बस यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका ये तो है गाइस QR कोड, आप डायरेक्ट यहाँ पे QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे या फिर आप इसका ये लिंक भी है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम में ज्ञानस्थली। तो अगर आप इस पे भी यहाँ पर जाते हैं तो भी आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस माध्यम से जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ये है टेलीग्राम मी कॉपी लिंक और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रही हूँ ताकि आप सब इसको देख सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल लिंक, टेलीग्राम मी ज्ञानस्थली। अगर आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। सो ये DU का है, गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्टरल रिसर्च प्रपोजल। तो किस तरीके से हम यहाँ अपना प्रपोजल बनाएं, ये DU की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पेपर साइज क्या होना चाहिए, A4 साइज पे बनाना है, एक इंच का मार्जिन भी छोड़ना है, हेडिंग्स टाइम्स रोमन में होनी चाहिए, है ना, न्यू टाइम रोमन में लिखा, ये सब आप देख लेना। अब हम बात करते हैं कि इसकी हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। जो मेन चीज़ है कि अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो हम इसकी क्या हेडिंग्स को रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग दिया होता है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पर प्रपोजल में जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, प्रपोजल टॉपिक ऑफ रिसर्च, सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे स्पेसिफाइज एरिया एंड टॉपिक द प्रपोजल रिसर्च वर्क। ठीक है बिल्कुल वैसा होना चाहिए जो भी आपका है। तो इसको टाइटल लिखने के बाद टाइटल को लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल प्रपोज्ड रिसर्च, यानी कि इस रिसर्च को करने का आपका उद्देश्य क्या है, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च का एरिया क्या है, ठीक है, किस एरिया में आपकी जो रिसर्च है, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे ये भी दिया हुआ है कि हम इसमें एरिया में संस्कृत, जैसे संस्कृत में कोई करना चाहता है तो संस्कृत ग्रामर के बारे में या लिंग्विस्टिक या वेदास, किसके बारे में, पोइट्रीज, जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में। इसके बाद आता है बैकग्राउंड यानी कि लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू में होता है दूसरे लोगों की स्टडीज को लिखते हैं इस तरीके से। 4th नंबर पे आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और मेथोडोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है कि हमने डेटा को कैसे कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको हमने कैसे एनालिसिस किया, तो वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेथोडोलॉजी, आगे का प्लान क्या है, और सबसे एंड में हम यहाँ पे रेफरेंसेस को दे देते हैं। तो इस तरीके से ये रिसर्च का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ये DU के अकॉर्डिंग जो मैं आपको भेज दूँगी। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लोग हिंदी माध्यम से, उनके साथ हमेशा समस्या रहती है कि हम क्या करें, कैसे रिसर्च करें तो जो लोग हिंदी माध्यम से वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके कुछ सबसे पहले अनुसंधान की समस्या को पहचानते हैं, फिर साहित्य की समीक्षा करेंगे, उद्देश्यों को लिखेंगे, परिकल्पना को, फिर संकल्पना को, फिर अनुसंधान की रूपरेखा को, फिर सैंपल चयन करने के तरीके को, फिर आंकड़े को कलेक्ट आपने कैसे किया है और आंकड़े को व्यवस्थित कैसे किया है, विश्लेषण कैसे किया है, फिर अनुसंधान की रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, और फिर बजट और समय का आकलन कैसे होंगे। सबसे अंत में हम यहाँ पर रेफरेंसेस को लिख देते हैं। तो ये हिंदी माध्यम में, और एक एक चीज़ को इस PDF के अंदर क्या किया, एक्सप्लेन किया है। 21 पेजेस का है, बहुत ही डिटेल में अच्छे से हिंदी माध्यम के छात्रों की समस्या को देखते हुए यहाँ पे बड़ी डिटेल में दिया है कि हम ये वाला काम कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। वो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको भी बना लीजिएगा। कहीं पे भी समस्या आती है तो आई एम हियर, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। मैं इसके साथ आपकी एक और मदद करूँगी कि मैं आपको एक सैंपल भी दूँगी, लोगों का जो बनाया है वो मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं आपको भेज दूँगी
सॉरी, जिससे आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। तो ये हो गया कि हम इसको कैसे करेंगे, पूरा डिटेल में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में DU का है और हिंदी में हमारे पास ये वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ रिसर्च प्रपोजल कि यहाँ पर हम रिसर्च कैसे करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप रिसर्च करेंगे यहाँ पर प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है, तो प्रपोजल को हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में न लिख के फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, यानी कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, किया नहीं है, करने वाले हैं, क्योंकि आप प्रपोजल दे रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं भाई कि यहाँ पर एक देखिए हिंदी में मैंने लिया है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रयोगात्मक के संदर्भ में आने वाली प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। ये डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोकाबाद फिरोजाबाद कॉलेज में, इनका है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, कि ये क्या टॉपिक है इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो जो भी आप अपना टॉपिक ले रहे हो, कोई भी टॉपिक ले रहे हो, तो उसको क्या करो, सबसे पहला काम कर लो कि टॉपिक डिसाइड करके ये प्रस्तावना तैयार कर लीजिएगा। प्रस्तावना में हम उसी टॉपिक के बारे में, जैसे मैं अगर ये देखना चाहूँ कि BEd और M.Ed के स्टूडेंट में क्या समस्याएं आती हैं, है ना, या फिर BEd M.Ed के स्टूडेंट का और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, उनकी बुद्धि लब्धि का, उनकी IQ का कंपैरेटिव स्टडी करना चाहती हूँ। तो मैं बताऊँगी BEd के स्टूडेंट कौन है, M.Ed के स्टूडेंट क्या है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, यानी कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बड़ी ही डिटेल में अच्छे से लिख देते हैं। तो प्रस्तावना, किसी भी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब तक आपके पास समय है तब तक सबसे पहले इसको लिखकर ख़त्म कर लीजिएगा। 2 पेज का, 1 पेज का आप इसको लिख सकते हैं। तो क्यों इन्होंने फिर बताया, इन्होंने कि ये टॉपिक इन्होंने क्यों लिया है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद इन्होंने इसके उद्देश्यों को लिखा है कि इस शोध का इनका उद्देश्य क्या था, और यहाँ पे जनसंख्या क्या थी, न्याय दर्श क्या लिया था, इन्होंने शोध उपकरण कौन सा। अब आप क्या लिखेंगे जब आप प्रस्ताव लिखेंगे अपना, कि प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लिखिए उपयुक्त, है ना, उपयुक्त शोध उपकरण का चयन किया जाएगा। आप ये लिख सकते हैं कि उपयुक्त रिसर्च, इस प्रपोजल के लिए उपयुक्त शोध उपकरण का चयन किया जाएगा। इंटरव्यू में आप पूछेंगे क्या उपयुक्त होगा, यही पूछ सकते हैं। तो कहना कि सर जैसा भाई हमारे गाइड बताएंगे, जैसा उस समय हमें सही लगेगा, जो उस समय अवेलेबल होगा, जो उस समय आसानी से बन सकेगा, वो वाला हम चूज़ कर लेंगे। अब वो पूछेंगे कौन से हो सकते हैं, रिसर्च टूल क्या होते हैं बताइए, तो प्रश्नावली होती है, सर्वे होता है, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन होता है, ये जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस तरह का रिसर्च प्रपोजल हिंदी में, अब मैंने यहाँ पर देख लीजिएगा कितने सारे आपके लिए रिसर्च प्रपोजल इकट्ठे कर लिए हैं, डिटेल में भी और शॉर्ट में भी। तो ये सारे इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो मैं तो आपको टेलीग्राम पे ये आज रात में सारे सेंड कर दूंगी जब तक बाकी लोग ऐड होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये शिक्षक शोध पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुका है। यहाँ पर कई सारे टॉपिक हैं हिंदी माध्यम के लिए। जैसे कई लोगों के साथ यही समस्या रहती है कि टॉपिक क्या लें मैम, हमें तो यही समस्या नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको टॉपिक में बहुत मदद मिल जाएगी, जैसे सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन। अब आप क्या करो, सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, BEd विद्यालय, M.Ed विद्यालय, टीचर एजुकेशन के विद्यालय, स्नातक या स्नातकोत्तर के विद्यालय, यानी कि आप इसमें कितना भी चेंज करके अपना खुद का टॉपिक बना सकते हैं। ऐसी आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या बना सकते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति महिला शिक्षकों की भूमिका, भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर का संवैधानिक प्रावधान। अब हम इसमें यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, सावित्रीबाई फुले का योगदान क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या, सूफी दर्शन की मूल्य मीमांसा क्या, या सूफी दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। तो NCERT 2005 की जगह 2009 ले लीजिएगा।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिएगा। तो टॉपिक में से टॉपिक, हज़ारों टॉपिक, इससे 10 टॉपिक से 1000 टॉपिक आप चाहो तो बना सकते हो, 2 को मिक्स और मैच करके बना सकते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, अगर आपको चाहिए है तो आप उससे ले सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ पर PhD का किया है कि किस तरीके से हम टॉपिक को चूज़ करते हैं, कैसे रिसोर्स करते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं, कैसे डेटा को अब देखिए कहीं पे लिखा होगा डेटा को एनालिसिस करना, यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी में लिख दिया है डेटा को इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो हर जगह आप देखेंगे कि ये हेडिंग्स बदल जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना वो चेहरा ऊपर से बदल जाएगा लेकिन सोल, आत्मा वही है। सो जस्ट डोंट वरी, आप इसको देखें। और ये सारी जो चीज़ें हैं देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। द टाइटल ऑफ पेज, यानी कि हमारा क्या है, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट वगैरह दे सकते हैं। ये सब आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं देनी है, ये सब जो हम थीसिस लिखते हैं तब देते हैं। अभी फिलहाल क्या देना है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन बी है, यहाँ पर पोर्शन बी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम के बाद लिटरेचर रिव्यू देते हैं, फिर हाइपोथेसिस बना, मतलब ये बहुत ऑथेंटिक है, आप इसका वो ले लीजिएगा, यही सब जगह चलता है मोस्टली। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, प्लान ऑफ स्टडी, डिस्कशन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो ये इतना ही चलता है। इंग्लिश में मेरे पास अभी है देखिए कई सारे करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ बीएड प्रोग्राम, व्हाट टू डू एमएड स्टूडेंट। ओ तो एक ये है आप, मेरा रिसर्च प्रपोजल है किसी का, तो ये सारे रिसर्च प्रपोजल मैंने आज डाउनलोड किए हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एप्टीट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बीएड एंड एमएड स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ताकि आप DU यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, JNU में जा रहे हैं तो JNU यूनिवर्सिटी कर दीजिए, BHU में जा रहे हैं तो BHU कर दीजिए। इतना आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके आप खुद का अपना नया टॉपिक बना लीजिएगा। मैं आपको ये हिंट के लिए और हेल्प के लिए दे दूंगी। अब जैसे ये बहुत आसान है, स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ बीएड एंड एमएड स्टूडेंट। अब मेंटल हेल्थ की जगह आप यहाँ पर फिजिकल हेल्थ ले लो, मोरल डेवलपमेंट ले लो, कुछ भी ले लीजिएगा। बस आपका उस पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको वो टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। हवा में कोई टॉपिक नहीं लेना चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में बच्चे को थोड़ा बहुत पता है उसको ही लेना चाहिए। इसके लिए आप रिसर्च गेट को देख सकते हैं, गूगल स्कॉलर को सर्च कर सकते हैं, शोध गंगा को कर सकते हैं, बहुत शोध शुद्ध कई सारे यहाँ पर ऐसे वो हैं, जैसे मैंने ये गूगल स्कॉलर से बहुत सारा डेटा देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना डेटा ले सकते हैं। अब जैसे कि ये टॉपिक था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, रिव्यू स्टडी अबाउट क्रिएटिविटी इन एडोलसेंस। ये टॉपिक 2-3 जगह काम करेगा, सोशल साइंस में करेगा, साइकोलॉजी में करेगा, एजुकेशन में करेगा, तो कई जगह ये टॉपिक भी काम कर सकता है। सो गाइस इतना ही काफ़ी है आज के लिए, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो, स्पेशली दिस इंटरव्यू, जस्ट लेट मी नो। और गाइस प्लीज़ मुझसे ये मत पूछिएगा कि कितने मार्क्स पे हो जाएगा, मैं एवरेज मान के चल रही हूँ 50 से 60 पे हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी स्टूडेंट से ये कहना नहीं तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे मार्क्स कम है ना। सो पहला क्या है, आपको अपने मन में ये रखना है चाहे कितने भी मार्क्स आए हों, ठीक है, चाहे 40% आए हो चाहे 30% आए हो, आप ये मान के चलिए कि हाँ मुझे इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा, क्योंकि भले ही हो या ना हो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा तो भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बार फेस कर लिया है इंटरव्यू, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हुई, स्टूडेंट कम हुए, तो आपका होने की भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आपको कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और मुझे थोड़ी सी खांसी है, उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सॉरी एंड ऑल द बेस्ट।